नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निकुंज की नज़र। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं जहां पर हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया न सिर्फ बाजार पर बात करेंगे बल्कि आज़ादी का जश्न भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आज़ादी मुबारक आपको भी और सभी दर्शकों को भी। 77 साल का इतिहास है हमारा, और वैसे इसके पहले भी अगर जाएं तो भारत तो हमेशा से इतिहास को लेकर बहुत ज़्यादा अमीर रहा है, गढ़ा हुआ रहा है। लेकिन 77 इयर्स इन्होंने आपके मुताबिक, आपके रिसर्च के मुताबिक, आपकी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक भारत की शक्ल सूरत को क्या दिशा दे दी, क्या बदल दिया, कैसे बदल दिया? गिरजा जी, मैं मिड 40s में हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग दैट आप मेरे से छोटे हैं, मगर मैं लास्ट ईयर जब आज़ादी के 75 साल के ऊपर स्पेशल प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो मैंने कई लोगों से बातचीत करी और सब ने बोला जी मार्केट, इकोनॉमी, सेंसेक्स, निफ्टी, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब बाद में बात करेंगे। पहले समझिए दैट यू शुड फील ब्लेस्ड दैट यू आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। आई थिंक वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल, free press. I think the biggest blessing for all of us who are born after independence, I think, is the fact that we are born in a free India. We are born in a free country. We are born in a country where opportunity is equal. We are born in a democratic country. We are born in a country where today you can choose. You are not, you have the right to choose what you want. So the importance of freedom, the importance of azadi. हाँ। जब मैं अपने में बड़े बुजुर्गों से पूछता था, पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट प्री 1947, तो मुझे बताते थे कि भाई कितनी चीज़ें डिफरेंट थी। अपने ग्रैंडफादर से कई बार मैं कॉन्वर्सेशंस करता था कि भाई हाउ इट वाज टू लिव इन अ कंट्री व्हेन वी वर व्हेन वी वर कॉलोनी। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ आज़ादी और इंडिपेंडेंस इज समथिंग विच वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट ट्रस्ट मी, हमें बड़ा आभारी होना चाहिए, हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें बड़ा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए दैट ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट इस रूम के अंदर जितने भी मैं सब बता सकता हूँ 70 साल से सब कम हैं, तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर बोर्न इन अ फ्री कंट्री। आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग and the biggest gratitude we should have on every Independence Day, नहीं on every day। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं आज़ादी की खास तौर से, ये अनुभूति आपको साल में एक बार नहीं रोज़ाना आनी चाहिए। और इसीलिए आपके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके क्या मायने होंगे आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, लेकिन आज़ादी के मायने आपके लिए क्या हैं, आप कैसे समझते हैं आज़ादी को? तो हम बिजनेस चैनल में तो बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। बिल्कुल। आर्थिक आज़ादी क्या है? आर्थिक आज़ादी वह होती है व्हेन यू हैव कंट्रोल ओवर टाइम। हाँ। कंट्रोल ओवर टाइम क्या होता है? यू कैन कंट्रोल ओवर टाइम। अच्छा, कंट्रोल ओवर टाइम। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आपके पास है तो यू कैन कंट्रोल योर टाइम, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन डिसाइड whom you want to meet, you can decide whom you want to spend time with। अगर आप एक आर्थिक आज़ादी में नहीं हैं तो आप पे डेट बर्डन होता है। हाँ। आपको रोज़मर्रा के खर्चे देखने पड़ते हैं, आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। कई बार सोमवार की सुबह मैं भी ऑफिस नहीं आना चाहता हूँ मगर आना पड़ता है बिकॉज ड्यूटी कॉल्स, राइट। तो मेरे हिसाब से आर्थिक आज़ादी का पूरा मायने, एटलीस्ट आई होप टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सनली, देखिए सबके लिए अपने मायने होते हैं। सही बात है। किसी के लिए कुछ नेटवर्थ का नंबर होता है, किसी के लिए कुछ घर होता है, किसी के लिए फ्यूचर एजुकेशन होती है बच्चे की, किसी के लिए रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, किसी के लिए एक हॉलीडे प्लानिंग होती है। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी इज़ नथिंग एल्स बट इंडिपेंडेंस ओवर टाइम। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमोडिटी क्या है? हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? टाइम। वही एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में कम हो रहा है। अगर जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कम हो रही है, अगर आप उसको कंट्रोल कर पाएँ और आप उसको अपने तरीके से स्पेंड कर पाएँ, तो शायद फॉर मी दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम आज के ज़माने में जब आती है, जब आप निश्चिंत होते हैं, आपके खर्चे प्लान्ड होते हैं, आपकी फ्यूचर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, तो आप जो समय है अपने हिसाब से बिना कंपल्सिव तरीके से लौटा सकते। तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन वह है, थोड़ी हटके है। हाँ। मगर मेरे लिए वह है नहीं, और काफ़ी सारे लोग इस बात से रिलेट भी करते होंगे, आपकी जो आज़ादी की परिभाषा है उससे रिलेट भी करते होंगे, और ज़रूरी भी है क्योंकि आर्थिक आज़ादी एक ऐसी भावना है जो समझाया निकुंज जी ने भी, आप एक साथ इसको नहीं पा सकते।
एक कदम आपको एक समय में एक कदम रखना होगा, वन स्टेप एट ए टाइम जैसे हम कहते हैं, और यही हमारी कोशिश इस चैनल के जरिए भी है कि आपको आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाया जाए। जी देखिए, बफेट साहब है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, वो एक छोटे से शहर में रहते हैं, और मुझे जो पता है, जो मैंने पढ़ा है, मिला नहीं हूँ हालांकि उनसे कभी, कि उनका जो घर है वो शायद 40 साल पुराना है, अभी भी उसी घर में रहते हैं वो, बिकॉज वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ बॉम्बे में। सेटिस्फाइड शब्द बहुत ज़रूरी है यहाँ यू पर। नो व्हाट इज इनफ फॉर यू, यू नो व्हाट इज इनफ फॉर यू, आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। पर कैसे पता चले हमारे लिए कितना काफ़ी है? ये संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। कैसे पता चलेगा कि हम ये पर्याप्त है? देखिए, यह एक माइंडसेट होता है, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज एक्सेस। इन टुडेज टाइम आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस। आज से हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो आज से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो यहाँ पे फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी, यहाँ पे मिल्क की शॉर्टेज थी। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड हुआ, अमूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। फिर ग्रेन्स के ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के अंदर आया। तो एक ज़माना था कि हिंदुस्तान के अंदर हर 2-3 साल के अंदर मिलियंस would die because of because of famines. अब वह नहीं है। We are going from a society of scarcity to abundance. उस abundance के अंदर हमारे आसपास की जो needs हैं वह भी चेंज हो रही हैं। एक ये बड़ा पर्सनल डिसीजन है, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा ये मानना है दैट एवरीबडी शुड आस्क अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनफ, व्हाट इज़ एक्सेस, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट। डिटैचमेंट वाली जो बात होती है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज थोड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, मार्केट की बात भी करेंगे, बट व्हाट इज़ इनफ इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कॉल। एक ज़माना था जब हम एक मोबाइल फ़ोन के अंदर 10 या 15 मैसेजेस आते थे, हम बड़े खुश होते थे। आज मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर, मैं क्लाउड पर हूँ एप्पल के फ़ोन के अंदर, जिसके अंदर 1 TGB का क्लाउड डेटा है, और मुझे लगता है कि वह थोड़े दिन में वह भी ख़त्म हो जाएगा, इतना डेटा आ रहा है। तो रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ इनफ। चलिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको मंथन करने पर मजबूर करें, और जो भी आपकी सोच हो लिखकर भेजिएगा। बाजार की ओर रुख करते हैं। हफ्ते का सबसे अहम इवेंट पॉलिसी, आप कैसे पढ़ते हैं? महंगाई अभी भी चिंता बनी हुई है। देखिए, जो किचन टॉक है, आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, अब वह बेडरूम टॉक हो चुकी है और आरबीआई के बोर्डरूम तक पहुंच चुकी है। आप पहले प्याज काटने के बाद रोते थे, अब प्याज खरीदने से पहले रो रहे हैं, पर रोना तो पड़ रहा है आपको। तो आरबीआई ने क्या करा है? आरबीआई ने, टू गिव यू एन एग्जांपल, आप एक किले में हैं, आरबीआई वहाँ के मैनेजर हैं किले में, और इन्फ्लेशन एक प्रकार का एनिमी है। तो आरबीआई को लगा था कि भाई इन्फ्लेशन जा चुकी है, बंदूकों को उल्टा घुमा करके खेमे में डाल दें, मगर इन्फ्लेशन आ रही है, जो हम काफ़ी समय से बात करें, अब तो दिख रहा है आ रही है। आरबीआई ने बंदूकें वापस निकाली है, आरबीआई ने फायर नहीं करा है, मगर आरबीआई इज गेटिंग द गन्स रेडी इफ इन्फ्लेशन कम्स बैक। तो शक्तिकांता दास साहब ने वही कहा है, छोटे मेजर्स उन्होंने अनाउंस करे हैं आईसीआर को लेकर के, जिससे नीचे शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी टेम्परेरी कम हो जाएगी। अच्छा। आरबीआई ने चेतावनी नहीं दी है, मगर आरबीआई ने बोला है कि भाई देखिए, बंदूकें तो साफ करके रखने का समय आ चुका है। वी विल नॉट फायर द बुलेट, वी विल नॉट शूट, बट वी कैन नॉट इग्नोर व्हाट इज कमिंग। तो सावधान, सावधान का मतलब ये नहीं गोली चलाओ, सावधान का मतलब है चौकन्ने रहो। वो सावधान जो था विश्राम मोड में आ चुका था। हाँ। 3-4 महीने पहले, आई थिंक विश्राम से सावधान मोड में वापस आया, अब मार भी आ गया। तो ऐसे में बाजार की गतिविधि में कोई बदलाव, या बाजार में इसको लेकर कोई चिंता पनप सकती है? बाजार में चिंता जब आएगी जब आरबीआई फायरिंग करेगा। अब तक कुछ अभी तक आरबीआई ने नहीं कराया। हो सकता है कि बंदूकें वापस खेमे में चले जाए, क्योंकि जो वेजिटेबल और फूड इन्फ्लेशन आ रही है, कुछ हद तक मुझे लगता है कि इसके अंदर सिक्लिकलिटी है। हाँ। तो सिक्लिकलिटी अगर थम सी जाती है सेकेंड हाफ के अंदर, लुकिंग एट दैट मॉनसून प्रोग्रेशन हैज बीन डिसेंट, तो हो सकता है कि आरबीआई वापस अपनी बंदूकों को खेमे में डाल दे। मगर आज स्थिति ये है कि हम आरबीआई इन्फ्लेशन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने कुछ एपिसोड्स पहले बात करी थी, इन्फ्लेशन आ रही है, आरबीआई ने वही बोला। तो आप देखिए, जो है ना कविता जी, जितना भी मार्केट है यहाँ कुछ नहीं बदलता है, वही है कि चक्र पे चक्र आपको समझना पड़ता है। आपको इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, और वही डॉट हम कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इन तमाम डॉट्स के बीच में एफआईआईज की बिकवाली भी है, जो शायद तूल पकड़ रही है पिछले कुछ सेशंस में। जी हाँ, मगर मेरा अभी भी मानना है 2022 एक बड़ा ट्रेंड था जिसमें एफआई ने बिकवाली करी। हाँ। 2023 एक बड़ा ट्रेंड रहेगा जिसके अंदर एफआई खरीदारी करेगा। 2022 के अंदर भी ऐसे पैचेस आए थे
जहाँ ज़बरदस्त बिकवाली पूरे साल की मगर 3-4 हफ्तों की राहत। इस साल मुझे जो ट्रेंड लगता है ये रहेगा, ज़बरदस्त बिकवाली पूरे साल के लिए मगर 3-4 हफ्तों के अंदर थोड़ी सी थोड़ा सा रिवर्सल। तो जो बड़ा ट्रेंड वह है कि पैसा आ रहा है, बड़ा ट्रेंड है चाइना से पैसा निकल रहा है, बड़ा ट्रेंड ये है कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस आना चाहते हैं। मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट एक पढ़ा था, जोनाथन गार्नर साहब हैं, बड़ी फेमस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सब फॉरेनर्स से बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जो चाइना's पास्ट इज इंडियाज फ्यूचर। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? चाइना के अंदर पर कैपिटा, चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो 2015 से 2018 तक कोविड से पहले हुई है वो इंडिया में होने वाली है। तो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आ रहा है कि इंडिया में रहिए। मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग देख रहा था कविता जी, उसमें ये लिखा था कि एक चाइनीज़ फंड लोकल पैसे इकट्ठा कर रहा है चाइनीज़ के, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। सो सच स्कीम्स आर ऑल्सो कमिंग। तो इसमें तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बात को, दैट इंडिया इज़ द प्लेस टू बी इन। तो जो बड़ा ट्रेंड है मुझे लगता है एफआई का पॉजिटिव है, उसके अंदर 3-4 हफ्ते इधर उधर तो देखिए चलता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा। तो यही है। तो अब ऐसे में बाजार सस्ता भी है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। बाजार में कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो महंगी है। कैसे देखते हैं आप तो इसे? चलिए एक टेबल बनाते हैं, सस्ता और अच्छा। ठीक है। बहुत कम हिस्सा है मार्केट में इस लेवल पर जो कि सस्ता और अच्छा है। सस्ता और अच्छा क्या है? सस्ता हम बोलते हैं वैल्यूएशंस को, और अच्छा हम उसको बोलते हैं जहाँ पे अर्निंग सस्टेन करेगी। ये हमारी पहली कैटेगरी, आज मार्केट की पहली बात करते हैं। सस्ता और अच्छी कैटेगरी में मैं बोलूँगा कि इस समय बहुत कम सेक्टर्स बचे हैं। तो उसके अंदर 2-3 सेक्टर्स जो मेरे जहन में आते हैं सस्ता और अच्छा। नंबर 1 PSU बैंक्स, अच्छा। सस्ते और अच्छे हैं। हालांकि मार्केट्स में हमने देखा था थोड़े दिन से मारा मारी हुई है बिकॉज नतीजों में निम्स में कंप्रेशन था, मगर मुझे लगता है एज अ ट्रेंड ये सस्ते हैं और आने वाले 6 से 12 महीने तक बारिंग नियर टर्म वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि इनके अंदर अभी भी अपसाइड रह सकती है। सेकंड मुझे लगता है पावर यूटिलिटीज़, NTPC, पावर ग्रिड, टू सम एक्सटेंट REC, PFC, ये एक डिफेंसिव सेक्टर है। इसके अंदर मुझे लगता है कि ग्रोथ है, बिजली की जो डिमांड है बढ़ रही है। सेक्टर के अंदर जो इम्बैलेंसेस है वह ठीक है। इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार ज़रूर चाहेगी कि सबको बिजली पहुंचे। कई बुनियादी चेंजेस हुए ऑन ग्राउंड में, पूरी बात करेंगे, तो वो सस्ता और अच्छा लग रहा है। सेकंड, जो गिरा हुआ है मगर अभी भी अच्छा नहीं है। तो टेम्पटेशन क्या होती है जी, 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपये का, और भाई कितना गिरेगा ले लो। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ 100 रुपये की है वो 50 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। मेरे हिसाब से उसमें IT है। एक रिशाद प्रेम जी हैं जो विप्रो के, अजीम प्रेम जी के साहबजादे हैं जिन्होंने विप्रो की कमान संभाली। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट करा, 3 दिन पहले देख रहा था। ट्वीट यह था कि AI को इग्नोर करना इज़ लाइक इग्नोरिंग मोबाइल फ़ोन इन 2007। AI को इग्नोर करना, हमारे प्रोड्यूसर साहब वो ट्वीट भी दिखाएंगे, AI को इग्नोर करना इज़ लाइक इग्नोरिंग मोबाइल फ़ोन इन 2007, राइट। तो उनका ये मानना है कि AI को लेकर के डिस्ट्रप्शन आ रहा है। इंडियन IT कंपनीज मैन पावर डोमिनेटेड है। 3 लाख 4 लाख TCS के पास लोग हैं, 3 लाख इन्फोसिस के पास है, 1.5-2 लाख विप्रो में काम करते हैं। तो मैन पावर का काम है। अगर AI मैन पावर को टेक ओवर कर लेता है तो क्या इनके जो बिजनेस मॉडल है वह चेंज हो सकता है? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। मगर रिशाद प्रेम जी जो कि सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में हैं, जिनको समझ ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, हमसे समझ कई गुना ज़्यादा है, अगर ऐसा आदमी ऐसी ट्वीट करता है तो इसको मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो ये दूसरा सेक्टर हो गया जो कि सस्ता है मगर अभी अच्छा नहीं है। और तीसरा है जो अच्छा है मगर महंगा है। भाई अच्छा है, भाई शेयर बाज़ार में हमेशा हम कहते हैं जी आपको सोना पीतल के भाव में मिले तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से उसमें आती हैं कंज्यूमर कंपनीज, उसके अंदर आती हैं आपकी MNC कैपिटल गुड नेम्स, ABB, सीमेंस, वो अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं हैं। कुछ लार्ज NBFCs महंगे अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं हैं। कुछ लार्ज आपके कैपिटल गुड्स हो गई FMCG कंपनीज, तो HUL, नेस्ले अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं हैं। सीमेंस, ABB, थर्मैक्स MNC नहीं है मगर वह भी अच्छा है मगर सस्ता नहीं है। तो ये 2-3 कैटेगरीज हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि परिवर्तन, जहाँ पर वो अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं हैं। अब ऐसे में जो आपने जो टेबल आपने समझाया,
इसको लेकर ये मौजूदा हाल के मुताबिक समीकरण बन रहे हैं जो आप बता रहे हैं, या आपको लगता है कि यहाँ से गतिविधि थोड़ी सी और कुछ क्वार्टर्स या 1-2 साल के नज़रिए से देखी जा सकती है? चलिए एक नई सीख आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे लिए नई सीख है ये। मुझे किसी बहुत ही बड़े बाज़ार के वरिष्ठ आदमी ने बताया। उन्होंने बताया जी, मार्केट के अंदर अगर आप देखें, इंडिया की नहीं, हर जगह किसी भी मार्केट की बात करें, तो 92 to 93% पीपल हैव अ टाइम फ्रेम विच इज़ लेस देन 1 ईयर। 93% पीपल, 90 हो सकता है, 93 हो सकता है, मैथ्स मैं आपको दे रहा हूँ। अधिकांश। 5% पीपल हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 3 years. अच्छा। But 0.5% to 1% of the people who are in the market, they are in more than 5 years. तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से ब्रैकेट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेस देन 1 ईयर खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेस देन 1 to 3 ईयर भी खराब है, या ओनली 5 ईयर प्लस इज अ ग्रेट। आपको डिसाइड करना आप कहाँ पर खड़े हैं, फिर आपको अपनी नीति समझानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप सिप देखिए, ऑल टाइम हाई प्रति सिप्स जो 2 दिन पहले आंकड़े आए, तो सिप का इन्वेस्टर जो आ रहा है वो 2 दिन के लिए नहीं आ रहा है, 2 महीने के लिए नहीं आ रहा है, वो 5 साल के लिए आ रहा है। तो वो चूज करके आ रहा है, वो अपना गोल, अपना समय। आप टीएमएस देखती हैं, आप पर्सनल फाइनेंस मेरे से ज़्यादा जानती हैं, आप देखिए वो डिफाइन कर रहा है कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है। तो आपको मार्केट के अंदर वो डिफाइन करना चाहिए। ये मेरे लिए लंबी सीख है। जो बड़ा पैसा लोगों ने बनाया है, बड़ा जिसे हम कहते हैं कि मल्टी बैगर, वह बनता अक्सर उनके लिए वो सेकेंड और थर्ड रेंज में, 1 से 3 या फिर 5+। मिसाल के तौर पर आज हम कुछ डेटा दिखाते हैं, हम अक्सर बात करते हैं जी पिछले 10 साल की बेहतरीन कंपनियां कौन सी हैं। बजाज फाइनेंस, कौन सा दूसरा नाम आपके माइंड में आता है? पिछले 15 साल में कौन सा मल्टी बैगर बना हिंदुस्तान में? HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस। मगर देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10 साल पहले 130 रुपया था, आज 3000 रुपया है। स्कॉट्स 140 रुपया था, आज 2000 से ऊपर है। सुंदरम फाइनेंस, सुंदरम फास्टनर्स, इन कंपनियों ने पिछले 5 से 10 साल के अंदर 10 गुना, 15 गुना, 25 गुना रिटर्न दिए। तो आप अच्छे बिजनेस में अगर लंबे समय तक बैठे रहें तो आपको हिंदुस्तान के अंदर पैसा बनाने का बहुत मौका मिलेगा। मगर मैं फिर उसी बात पे जाता हूँ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप ब्रैकेट 1 में हैं, लेस देन 1, ब्रैकेट 2, 1 to 3, या ब्रैकेट 3, 5+। ये मेरी नई सीख है, तो मैं सोचा व्यूअर्स से मैं शेयर करूँ। नहीं, बहुत ज़रूरी सीख है, क्योंकि आप किस तरह के निवेशक हैं और किस अवधि के साथ बाजार में आना चाहते हैं, ये जब तक आप निर्धारित नहीं करेंगे तो आपकी रणनीति आपके लिए सही तरीके से सामने उभर कर नहीं आएगी। लेकिन 2 सेक्टर्स, रियलिटी और फार्मा, इसको लेकर आपका व्यू क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए फार्मा एक है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है कि सन फार्मा, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, इन सब कंपनियों के अंदर हालांकि फार्मा आगे या पीछे लगा रहता है, मगर इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। फार्मा में सबसे पहले पूरी चेन समझते हैं। सबसे पहले होती हैं बेसिक प्रोडक्ट्स, जो पैरासीटामोल बनाते हैं, जो कि बेसिक ड्रग्स बनाते हैं, जो कि दवाइयों का बेस होता है। फिर उसके बाद आती है API, फिर उसके बाद आती है फॉर्मुलेशन। तो एक प्रोसेस है, और ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन में कुछ कंपनीज कहीं कहीं पर हैं। कुछ कंपनीज हैं जो ब्रांडेड में हैं, कुछ कंपनीज हैं जो इंजेक्शंस बनाती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि इनहेलर्स बनाती है। तो यू कैन नॉट ड्रॉ यूनिवर्सल लाइन एंड से दैट फार्मा के अंदर हम एक यूनिवर्सल फैक्ट बोल सकते हैं। फार्मा में कोविड के बाद एक री रेटिंग हुई थी। सबको लगा था भाई कोविड के बाद इस सेक्टर के अंदर भरपूर प्रॉफिट है और रहेगा। भगवान का शुक्र है कोविड खत्म हो गया, मगर जो इन्वेंट्री लॉसेस थे काफ़ी ज़्यादा है। फार्मा शेयर की रेटिंग हुई थी, अब डी रेटिंग हुई है। मगर अब फार्मा के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। API प्राइसेस हैव गॉन अप, फॉर्मुलेशन प्राइसेस आर कमिंग बैक, मगर स्टॉक प्राइसेस हैव आल्सो गॉन अप। तो फार्मा को आप एक सेक्टर ट्रीट ना करें। फार्मा में आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिप्ला एंड सन फार्मा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉरेस एंड ग्रैनुल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैटको। नैटको एक R&D बेस्ड कंपनी है। सिप्ला के अंदर डोमेस्टिक और रेस्पिरेटरी दवाइयाँ हैं। सन का जो फॉर्मूला है, सन का जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ काफ़ी हैं। एल्केम के अंदर एंटीबायोटिक्स का जो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और विंदो के अंदर इंजेक्टेबल का मॉडल है। तो ये होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, काफ़ी जटिल है मेरे ख्याल से ये। लेकिन अब ऐसे में किसी को कुछ पकड़ना हो तो किस तरह के वैल्यूएशंस के साथ पकड़े, या वो एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है? वैल्यूएशंस क्राइटेरिया तो देखिए इसके अंदर है ना कोई एक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हाँ, कविता जी। मतलब दैट्स अ वेरी लॉन्गिश काइंड ऑफ थिंग दैट हाउ डू यू आइडेंटिफाई
फार्मा ट्रेंड एक शो करते हैं इसके ऊपर, मगर मैं इतना बोलना चाहूँगा कि फार्मा को एज ए सेक्टर अप्रोच ना करें, एज अ कंपनी अप्रोच करें। देखिए 4 साल पे 5 साल पहले लुपिन का जहाँ तक मुझे याद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22-23% था, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से नीचे है। सन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस दे हैड विद द रियल एस्टेट थिंग इट रियली प्लमेटेड, अब उसका मार्जिन वापस आ चुका है। नेटको फार्मा के अंदर कुछ अप्रूवल्स आए थे रेमडेसिविर फिगर की, उसकी वजह से उन्होंने एकदम छक्का मारा था, मगर अब उनके अप्रूवल्स नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली डॉक्टर रेड्डी में रशिया को लेकर के बहुत बड़ा अपसाइड मिला था, वह ठंडा हो चुका है। सिप्ला के अंदर हम देख रहे थे कि इनका जो अमेरिकन मार्केट है वह ठीक हो रहा है, मगर एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी। ग्लेनमार्क डेट अपना रिड्यूस कर रहा है। हाँ। तो बहुत ही इट्स नॉट अ इजी सेक्टर टू कॉल। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से आपका आइडिया सही है कि एक शो करना चाहिए जल्दी इसको लेकर पेशकश लाएंगे, लेकिन रियलिटी को लेकर भी क्या इसी तरह से आपकी राय है? दैट्स इजी सेक्टर टू अंडरस्टैंड। रियल एस्टेट का अगर ट्रेंड अगर आपके घर, अगर पड़ोसी के घर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपके घर का प्राइस ही सेम बिल्डिंग में ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में बात करें कि अगर अंधेरी ईस्ट ऊपर है तो अंधेरी वेस्ट नीचे जाएगा। तो रियल एस्टेट के अंदर ट्रेंड क्या है? रियल एस्टेट के अंदर ट्रेंड है कि लग्जरी इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, तो लग्जरी में जो भी कंपनी लग्जरी में वो बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले हफ्ते हमारे चैनल पे प्रेस्टीज एस्टेट के सीईओ आए थे, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस से के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने कहा कि बुकिंग्स अच्छी चल रही हैं। उन्होंने यह भी बोला कि बुकिंग अच्छी चल रही है अक्रॉस द कैटेगरी, स्पेशली इन लार्ज मेट्रोज, और लग्जरी के अंदर अभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सो फोकस ऑन कंपनीज विच हैव अ हायर बेंट टुवर्ड्स अर्बन, फोकस ऑन कंपनीज विच हैव अ हायर बेंट टुवर्ड्स लग्जरी। आई थिंक मास मार्केट के अंदर मुझे लगता है थोड़ी कठिनाई हो रही है। मास मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि हालांकि हम हमेशा बोल सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर भाई आबादी इतनी बड़ी है, मास मार्केट बिकेगा, मगर मास मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन का जो मार है वह पड़ रही है। क्योंकि जो मास मार्केट है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। वहाँ पर 1% इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाती है तो आपकी EMI में फ़र्क पड़ता है, आपकी अफोर्डेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। पर रियल एस्टेट के अंदर मुझे लगता है कि द ट्रेंड आई थिंक इज ऑन द अपसाइड। इट्स इजी सेक्टर टू अंडरस्टैंड, नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज फार्मा, बिकॉज ट्रेंड जो होता है यूनिवर्सल होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लोकेलिटी में ऊपर जाए दूसरी लोकेलिटी में नीचे जाए। सो व्हाट वन पर्सन विल डू, अदर विल फॉलो द सेम डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ ए जनरल ट्रेंड व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स। चलिए, चर्चा को तो यहीं समेटना होगा, लेकिन लॉन्ग वीकेंड है, उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको लॉन्ग वीकेंड नहीं बल्कि आज़ादी के जश्न के तौर पर बनाएं। बट आपकी क्या प्लान है? मंडे वर्किंग है अभी तक तो, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, तो हाँ, कल तो बिल्कुल लॉन्ग सर। वीकेंड है नहीं। हमारा तो लॉन्ग वीकेंड नहीं है। देखिए, हम आपको मिलेंगे चैनल पर लगातार लाइव, ठीक है? कुछ स्पेशल शोज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा स्पेशल शो प्लान करा है ET नाउ इंग्लिश पे, द रियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आई थिंक इफ बाय वाचिंग दिस शो, if you are able to take the message of financial freedom बिल्कुल and influence even one life, जी, I think I will be very happy and both of should be very happy that हमने बिल्कुल एक सर। जिंदगी बदली। बिल्कुल तो हमारा endeavor यही रहेगा that इस financial freedom के मैसेज को बाहर लें, and I would encourage everybody to really understand the whole concept of financial freedom. Absolutely. It is something which is very easy, जी, बहुत complicated चीज़ नहीं है, हाँ, मगर discipline, patience, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल है। बिल्कुल। और साथ ही ET नाउ स्वदेश पर जो हमने 77 घंटे की प्लानिंग शुरू की है, प्रोग्रामिंग शुरू की है शनिवार शाम से आज़ादी की, उसको आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। बहुत सारे शोज हमने क्रिएट किए हैं और सभी का मूल मकसद यही होगा कि आपको आर्थिक आज़ादी दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।